नमस्कार, मैं चंद्रकांता। नमस्ते भारत विद नमस्कार। चंद्रकांता में आपका हार्दिक स्वागत है और आज कार्यक्रम में हमारे गेस्ट हैं टीवी निर्देशक और लेखक राजीव सक्सेना जी। नमस्ते राजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी राजीव जी धन्यवाद आप चंद्रकांता जी, मैं आ गया हूँ आपके इस पे लाइव पे और मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। कीजिए शुरू। जी जी सर, आपने टेलीविजन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, डायरेक्शन किया है और एपिक चैनल के लिए भी एक सिटी ऑफ इंडिया जो आपका कार्यक्रम है उस पे मैं वहां से बात की शुरुआत करना चाहूंगी। जब आप कोई एपिसोड बनाते हैं और हम उसे टीवी पर जो देखते हैं, तो ये जो एक शहरों के बारे में जब हम कुछ डायरेक्शन करते हैं, तो हर एक शहर अपने साथ एक पूरी की पूरी संस्कृति और पूरी की पूरी तहज़ीब को लेकर चलता है। तो सिटी ऑफ इंडिया में क्या कभी नॉर्थ ईस्ट के शहरों को फ़िल्माया गया है? नॉर्थ ईस्ट मतलब सेवन सिस्टर्स और सिक्किम का जो एरिया है, उस पर कोई एपिसोड्स बने हैं? थोड़ी सी कम आ रही है आवाज, आपके सवाल की आवाज। आपने शहरों के बारे में पूछा है, या तो माइक को हाथ में लेके बोल दें, ऐसा करने की कोशिश करें, माइक को हाथ में लेके। अ, मुझे ऐसा जी, लगा कि शहरों हाँ, शहरों के बारे में कुछ पूछा है आपने। हाँ जी, हाँ, एक बार रिपीट नॉर्थ कर ईस्ट दीजिए के जो प्लीज। शहर हैं सिटी ऑफ इंडिया जो एपिक पर आपका एक कार्यक्रम है, उसमें क्या कभी आपने जो जी नॉर्थ जी जी जी। नॉर्थ ईस्ट के जो शहर हैं, उत्तर-पूर्व के जो शहर हैं, कभी उन्हें डॉक्यूमेंट करने का मौका मिला है? और अगर आपने कभी डॉक्यूमेंट किया है नॉर्थ ईस्ट के शहरों को, सिटीज़ को, तो आपने वहाँ का जो कल्चरल माइग्रेशन की जो सिचुएशन है, बाकी सिटीज़ से किस तरह से अलग है? क्या आपने एज़ अ डायरेक्टर क्या आपने फ़र्क देखा? जी, अच्छा सवाल है आपका। मैं लगभग पूरे देश में ही घूमा हूँ, पूरे देश को ही मैंने कवर किया है। सिटी ऑफ इंडिया में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के शहर भी कवर किए हैं और ख़ास तौर पे जो आप नॉर्थ ईस्ट को मैं मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और ये प्रदेशों से आपका वो है जी आशय आपका। गुहाव जी, इम्फाल, गुवाहाटी, शिलांग, गुवाहाटी जो है, सिक्किम गुवाहाटी, के जो हाँ। जी। तो ये यहाँ की जो कल्चर है इसको हमने बड़े नज़दीक से देखा और इसके पहले भी मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में अध्ययन कर चुका हूँ। मुझे ये लगता है कि वहाँ अभी एक्सपोज़र बाकी है। अभी भी हमारा जो बाकी प्रदेश, बाकी देश है, जो अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जो देश है, वहाँ की कल्चर को सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ किया है। उनको बहुत मौके मिले हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी भी सिर्फ कलकत्ता को ही हम ज़्यादा वो उसमें ले सकते हैं कि वही सबसे ज़्यादा हाइलाइट हुआ है, क्योंकि कलकत्ता का जो एक कल्चर है अपना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ज़माने से लेके आज तक हम देखें, तो जो उनके उनकी देन है, जो शांति निकेतन का योगदान है, जो सारी चीज़ें हैं, वो बांग्ला फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, उसकी वजह से सिर्फ एक बड़ा जो महानगर है कलकत्ता, वो ही हाइलाइट हुआ। गुवाहाटी तक अभी भी गुवाहाटी में बहुत कुछ एक्सपोज़र बाकी है। वहाँ की कल्चर, वहाँ की लोक कला, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कलाकारों को अभी भी बहुत ज़रूरत है। ये हम लोगों ने ये महसूस किया हमारे फ़िल्मांकन के दौरान कि वहाँ अभी भी कलाकारों को मंच नहीं मिल रहे हैं। मंच बोले तो पूरे देश के जो राष्ट्रीय स्तर के मंच होते हैं, वो मिलना ही महत्वपूर्ण होता है कि जब हम नेशनल लेवल पे जाएँ और हमें काफ़ी हद तक जो बड़े लेवल पे पूरा देश सुने या विदेशों तक हमारी आवाज़ जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है। वो एक महानगर है, वहाँ तमाम सारे आयोजन होते हैं और वो भी इसलिए है कि वो आज से परंपरा नहीं चल रही, बरसों पुरानी परंपरा। तो ये अभी भी असम के शहर या उड़ीसा है या दूसरी जो प्रदेश हैं आसपास के, उनमें अभी भी ज़रूरत है, वहाँ बहुत कमी है और ना तो हम जैसे फ़िल्मकार वहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं, अगर पहुँचते हैं तो क्षेत्रीय फ़िल्मकार, जो रीजनल फ़िल्में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वो ही वहाँ पहुँचते हैं और अभी भी दिल्ली दूर है वहाँ से। कहते हैं ना कि दिल्ली दूर है, यानी दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट से वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा सहायता नहीं पहुँची। अभी-अभी हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, वो प्रहलाद पटेल जी अभी एक दौरा करके आए कोरोना के दौरान और उन्होंने ये एक रिज़ल्ट निकाला, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पेश की कि अभी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। हम कुछ अधिकारियों को सेंट्रल से
नियुक्त करेंगे और वहां से ज्यादा लोगों को वहां की लोक संस्कृति को एक्सपोजर मिले। बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छे, आज से नहीं बरसों से। आप असमिया फिल्मों की बात करें तो असमिया फिल्म बहुत मशहूर रही है, एक से एक अच्छे डायरेक्टर असमिया फिल्मों के रहे। उसके बाद बात करें कि वहाँ के गीतकार, संगीतकार, आपने तो भूपेन हजारिका साहब का नाम सुना होगा और पूरे वर्ल्ड ने सुना है। जी भूपेन हजारिका नॉर्थ ईस्ट की देन है और असम की देन है। तो ऐसे कितने कलाकार हैं जिनको कि कुछ एक को प्रॉपर एक्सपोजर मिला, बाकी सब अभी शेष रह गया है। काफी काम होना बाकी है वहाँ पे, ये हमने महसूस किया। जी। आशा करते हैं कि जल्दी ही सरकार या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी, उनके शहरों की तरफ भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे, और ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा भारत के उस भाग के कल्चर और संस्कृति और जो जीवन शैली है उसके बारे में जानने का मौका मिले। सर, आपने एक मणिपुर में ईमा कैथल नाम से एक मार्केट चलती है, बाजार चलता है, शायद आपने सुना हो, आप सिटीज डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ईमा जी 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 जी। कैथल को माओ का बाजार कहा जाता है। ईमा मतलब माँ को बोलते हैं, और माओ का जी जी। बाजार जिसे पूरे तरीके से महिलाएं ही संचालित करती हैं। वहां जितनी भी गतिविधियां होती हैं, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कभी करने की कोशिश हुई है दूरदर्शन पर या आपके किसी कार्यक्रम में? और जो उत्तर भारत या दक्षिण भारत के जो बाकी शहर हैं, उसकी अपेक्षा अगर ईमा कैथल को हम देखें तो आपका कोई अनुभव रहा है इस तरह का, जहां पूरी मार्केट महिलाएं ही संचालित कर रही हैं? नहीं, मेरा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी तक उसको वहां नहीं पहुंच पाया हूं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने जो दूरदर्शन की एक चैनल है, उस चैनल पे स्पेशली इस क्षेत्र के प्रोग्राम को दिखाया जाता है। तो वो चैनल के ऊपर मैंने इसके ये वाले प्रोग्राम देखे हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम भी जाएं और हम उसे शूट करें और उसे दिखाएं सब जगह। और मैं दूसरी चैनल से भी अपेक्षा करूंगा कि वो भी इसको एक्सपोजर दें। हमारे यहाँ के, हमारे देश की ही वो कल्चर है। और सिर्फ एक बिहू जो डांस होता है ना, लोक संस्कृति वाला, जो उनके एक पर्व का, त्योहार का जो बिहू डांस है, वो उसी जी को जी। अक्सर दिखाया जाता है, रिपीट एंड रिपीट। अच्छा। चाहे वो 26 जनवरी जी गणतंत्र दिवस की परेड हो, उसमें भी अगर बिहू डांस होगा, या कोई प्रोग्राम चल रहा है किसी दूरदर्शन पे, तो उसमें भी वही होता है। तो सब जगह वही चीजें नजर आती हैं, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो थोड़ा और भी जगह जी। दिखाना चाहिए, जैसा आपने बताया, वो वास्तव में महत्वपूर्ण जगह है। उसको दिखाना बहुत ही जरूरी है और होना चाहिए वास्तव में। जी सर, जो आपने बहुत सारे थोड़ा जोर दर्शक से हमारे बोलने का कार्यक्रम से कोशिश जुड़े कीजिएगा। हाँ, हैं। लाउडली, क्योंकि इस मेरे कान दौरान में वो नहीं है। बहुत सारे दर्शक हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। राजीव जी, सिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करने के दौरान आपको कौन सा शहर भारत का सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा, सबसे ज्यादा पसंद आया, और किस शहर ने आपको बहुत प्रभावित किया? ये पूरे देश की बात कर रहे हैं? जी, पूरे भारत में किस आप पूरे क्षेत्र देश में? ने, किस शहर ने? हम्म। नहीं, मैं फिर ये कहूंगा कि अपनी अपनी पसंद होती है। हो सकता है मुझे जो पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक मनाली नहीं देखा, जहां से आप बोल रहे हैं, वो मनाली में अभी तक गया नहीं। हिमाचल प्रदेश में मेरी एंट्री तक नहीं हुई अभी, तो मैंने ये बात आपको बताई भी थी। तो ये अभी मैं बता नहीं सकता कि मनाली ज्यादा खूबसूरत है कि उधर के जो शहर है दार्जिलिंग, जो है वो अपने आप में एक अद्भुत प्राकृतिक जगह है, और उससे बेटर मैं अभी तक नहीं मानता। लेकिन ऊटी देखेंगे, ऊट कमंड, जहाँ काफी फिल्मों की शूटिंग भी होती है, वो ऊटी भी अपने आप में बहुत शानदार जगह। और राजस्थान में जो माउंट आबू है, वो हम अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है। अगर मध्य प्रदेश में बोले तो एक हिल स्टेशन एकमात्र है, पचमढ़ी। वो पचमढ़ी आप जाएं तो ऐसा लगता है कि बस यहीं पर रहें, हम यहाँ छोड़े ही नहीं इसको, इस जगह में ही बस जाएं, यहीं रहें। कई सारे फिल्मकारों ने, कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने, बल्कि लीडर्स ने वहां अपने घर बना रखे हैं पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो गर्मियों में वहां विधानसभा बनी, वहां पर सरकार लगती थी। कई मुख्यमंत्रियों ने वहां सरकार चलाई पचमढ़ी में। तो ऐसे जी कुछ जो हिल स्टेशन है, वो नेचुरली, चूंकि नैसर्गिक सौंदर्य है, वो पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छे हैं, हवा पानी पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छे हैं। हम अगर देखें तो फिल्मांकन की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी जगहों में हमें वही चीज पसंद आएगी कि जहां पर शहरों के शोर शराबे से दूर हो, और
एक वहाँ एक अजीब सी शांति हो और बहुत अच्छा लगे वातावरण। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कश्मीर है, तो कश्मीर को कहते हैं कि स्वर्ग यहीं पर है, किसी शायर ने बोला। तो वो स्वर्ग की अनुभूति सिर्फ प्राकृतिक जगहों पे होती है। आप जिस जगह बैठे हैं मनाली में, 100% मैं अभी यहाँ से कह सकता हूँ दावे के साथ कि वो जगह भी, चाहे अभी इस समय बारिश हो रही है, अभी बताया गया था मुझे, तो बारिश में तो और उसका सौंदर्य निखर जाता होगा, क्या बात होती होगी। उत्तराखंड जिसे हम बोलते हैं, उत्तराखंड देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, रुड़की है, ये जगह हमारे देश के स्वर्ग के एक टुकड़े हैं, समझ लीजिए स्वर्ग के छोटे छोटे स्टेशन है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग नहीं देखा तो ये इन्हें देख लो, यहाँ चले जाओ, तो ये सब आपको स्वर्ग की तरह लगेंगे। तो ये मेरी पसंद भी बस वही है कि कुछ कोई ऐसी पहाड़ी जगह हो। और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो लगा है वो दार्जिलिंग, जो असम का है, जहाँ पर चाय के बागान है, आपने सुना होगा, वो सबसे अच्छी जगह। जी। राजीव जी, एक सवाल जो मुझे आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही करना चाहिए था और मैं उसे अब लेती हूँ। आपका जो ये डायरेक्शन का सफ़र है या सिनेमा और टेलीविज़न से जो जुड़ने का सफ़र है, किस तरह इस सफ़र की शुरुआत हुई और किस तरह आपने फ़िल्म इंडस्ट्री या सिनेमा या टेलीविज़न के क्षेत्र में कदम रखा? देखिए, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं बस शॉर्ट में कोशिश करता हूँ कि गागर में सागर भर जाए, वरना ये तो सबका स्ट्रगल बड़ा लंबा होता है। और मैं जो हूँ, हमारे कई मित्र इसमें दिखाई दे रहे हैं मुझे। भोपाल जो मध्य प्रदेश का जी। राजधानी है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। उस शहर में मैं दैनिक भास्कर अखबार में मैं नौकरी करता था, और उसमें मैं रसरंग और नवरंग जो सैटरडे के आते थे, उसका मैं प्रभारी संपादक रहा। रसरंग में रहा, जी। रसरंग में जब दूसरे नियुक्ति हो गई डॉक्टर ओम नागपाल की, तो मुझे नवरंग का प्रभारी बना दिया, जो सिनेमा का था। तो सिनेमा के प्रभार के तहत मुझे भारत भवन, रविंद्र भवन, वहाँ के जो बड़े ऑडिटोरियम हैं, बड़े कला केंद्र हैं, वहाँ जाके लोगों से इंटरव्यू करने का मौका मिलता था। इसी तरह दूरदर्शन जैसे ही शुरू हुआ भोपाल में, तो वहाँ लीलाधर मंडलोई साहब डायरेक्टर आए। उससे पहले मिस्टर अग्रवाल थे, सतीश चंद्र अग्रवाल। जाते-जाते उन्होंने मुझे एक उपहार दिया कि राजीव, यहाँ पर अभी कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं, आप चूँकि भोपाल के हैं और आप लिखते भी हैं, कहानीकार भी हैं, तो मैं एक टेलीफ़िल्म दे रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि भोपाल की पहली टेलीफ़िल्म मेरी कहानी पे बनी, और उसके निर्माण में मैं शामिल हुआ, उसके कलाकारों के चयन में मैं शामिल हुआ। बहुत ही जाने-माने अभिनेता राजीव वर्मा ने उसमें रोल किया, और वो पहली टेलीफ़िल्म मेरे खाते में गई। दूरदर्शन का उद्घाटन मेरी टेलीफ़िल्म से हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। बस वही दिन था कि मैं एक प्रोड्यूसर बन गया, निर्माता, निर्देशक और राइटर तो मैं था ही पहले। तो ये मेरा एक सफ़र की शुरुआत हुई। उसके बाद मंडलोई साहब आए, जो डायरेक्टर जनरल बने दूरदर्शन के, लीलाधर मंडलोई, बड़े अच्छे मशहूर कवि हैं। उन्होंने एक प्रायोजित कार्यक्रम दिया कि आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के प्रोग्राम बनाइए, ना आपको इसमें पैसे की ज़रूरत होगी, स्पॉन्सर खुद पैसे लगाएँगे, और आप उनके विज्ञापन दिखाइए और आप शुरुआत कीजिए छोटे बजट के प्रोग्राम। तो मैंने फ़िल्म बेस्ड प्रोग्राम बनाया, फ़िल्मी बतिया, फ़िल्मों की बातें, उसका नाम था फ़िल्मी बतिया। और एक बहुत पुराना गाना है इना मीना डी का, उस गाने की धुन पे फ़िल्मी बतिया का टाइटल सॉन्ग बना है। तो वो टाइटल सॉन्ग अच्छा लोकप्रिय हुआ, उसको एक बड़ा अच्छा प्रायोजक मिला, एक फाइनेंस कंपनी थी, उसने उसको फुल प्रायोजित किया पूरा। पहली बार पहला प्रायोजित कार्यक्रम जो 5 लाख रुपए के प्रायोजक में बना, 13 एपिसोड, मतलब 5 लाख रुपए हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। ये 96 की बात है, शायद 96 की। तो वो वहाँ से मेरा शुरू हुआ प्रायोजित कार्यक्रम बनाने का सिलसिला। उसके बाद फिर एक आस-पास नाम से प्रोग्राम बनाया दूरदर्शन का, हमारे आस-पास। फिर बढ़ता गया, फिर जी टीवी पे और तमाम सारे चैनल जो आए, उन पे एक के बाद एक हम आधा-आधा घंटे के स्लॉट पे प्रोग्राम बनाते रहे, और ज़्यादातर प्रोग्राम ट्रैवल के हुए, कल्चर और ट्रैवल के। तो अनुभव बढ़ता गया नेचुरली, एक बार आदमी को अनुभव होता है तो फिर अपनी हिम्मत बढ़ती है, और काम करते जाते हैं, तो अब तक 35 अब प्रोग्राम मैं बना चुका हूँ, और उनको डायरेक्शन कर चुका हूँ, उनका राइटिंग कर चुका हूँ। कहीं-कहीं प्रोड्यूसर्स दूसरे होते हैं, कहीं-कहीं प्रोड्यूसर्स दूसरे होते हैं, मैं उसमें शामिल होता हूँ, तो मैं को-प्रोड्यूसर होता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्शन में करता हूँ, राइटिंग मैं करता हूँ। अब हम बहुत दिनों बाद अपना खुद का प्रोडक्शन पे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक जितने कार्यक्रम बने उसमें 50% से ज़्यादा प्रोड्यूसर दूसरे थे। उन्होंने मुझ पे भरोसा करके पूरा प्रोग्राम मेरे हाथ में दिया, और लगातार कार्यक्रम बनाए, लगातार। लगभग कोई चैनल ऐसी बची नहीं है अभी तक कि जिसपे हमारे कुछ न कुछ प्रोग्राम नहीं आए। जी, अच्छा लगा आपकी छोटे और से क्या संस्मरण पूछना? सुनकर आपकी यात्रा के।
जी। पिलकेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे और भी दर्शक जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दिव्या जी ने लिखा है कि ऋषिकेश दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और ज़ाहिर-सी बात है जहाँ हम जन्म लेते हैं, जहाँ हमारा कार्यक्षेत्र होता है, वो शहर हमें सबसे खूबसूरत लगता ही है। और आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है। आनंदा जी लिखती हैं, आसाम में हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जी बिल्कुल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजीव जी, सिनेमा ऑफ नोमैड्स की जब हम बात करते हैं, यानी जो घुमंतू जातियाँ हैं, खानाबदोश लोग हैं, क्या कभी टेलीविज़न द्वारा उनके डॉक्यूमेंटेशन का काम किया गया है या रोचक तरीके से उसकी प्रस्तुति की गई है कि हम उनकी संस्कृति के बारे में भी जान सकें, उनके रिवाज़ों के बारे में हम जान सकें? मुझे ये मेरी हार्दिक इच्छा रहती है कि जो घुमंतू प्रजातियां जातियां हैं अपने देश की, तो उनको उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो कभी भी एक जगह ठहरते नहीं। हम लोग ट्रेवल शो बनाते हैं, जैसे हम हमारा फिल्मकारों का या किसी का भी काम है कि हम अलग-अलग दिशा में जाते हैं, अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग प्रदेशों में वो प्रोग्राम बनाते हैं। इसी तरह वो जातियां तो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरे देश में घूमती हैं, और वो जातियों को प्रॉपर एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है। उनको उनके ऊपर प्रोग्राम बनने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अभी तक दूरदर्शन पे ही प्रोग्राम बने। अगर मैंने भी कुछ बनाया तो वो दूरदर्शन के लिए ही उन लोगों से बातचीत की है। जो आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप के जो वंशज कहलाते हैं, लोहार होते हैं, वो गाड़िया लोहार बोलते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं, बैलगाड़ी जैसे बैलगाड़ी होती है, और उसमें वो अपना पूरा परिवार लेके चलते हैं। कहीं भी वो किसी भी शहर में अपनी छोटी सी जगह देखकर वहां पर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो जो रोजमर्रा की चीजों में हमारे जरूरत के काम आने वाली चीजें, वो सामान बनाते हैं, वो बेचते हैं, और उनका जीविकोपार्जन होता है। उसमें उनकी जो अर्धांगिनी होती है, वाइफ होती है, वो भी काम करती है। तो उसको लेके हम लोगों ने कई बार पिक्चराइजेशन किया हमारे आसपास प्रोग्राम। मुझे ऐसा लगा कि ये वास्तव में मेहनती लोग हैं। इनका ना कोई घर है, ना बाहर बाहर है। जो कोई है वो उनका बस रास्ते में चल रहे हैं, जो कहते हैं ना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। तो उनका वास्तव में वो गाना उनके ऊपर, वो पूरे मुसाफिर की तरह जिंदगी जीते हैं, और उनका घर अंत तक शायद नहीं होता। तो मध्य प्रदेश सरकार के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ जब शिवराज सिंह चौहान पहली बार सीएम बने, तो उन्होंने उनके ऊपर एक डिपार्टमेंट पूरा बनाया कि जो घुमंतु लोग हैं, जातियां हैं, वो घूम घूम के अपना काम करते हैं, वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उनके लिए डिपार्टमेंट बना के मंत्री वहां बैठा, और उसके लिए उन्होंने बजट रखा। तो वो बजट हर सरकार में होना चाहिए, मेरा ये डिमांड है। हर फिल्मकार को, हमारे जैसे लोगों को, उनको एक्सपोजर करना चाहिए, उनको उनकी समस्याओं को हाईलाइट करना चाहिए, और फाइनली उनको कहीं भी एक जगह तो मिलना चाहिए। और जगह मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए, मार्केटिंग उनकी हो। जैसे आदिवासियों के लिए ट्राइबल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, दिल्ली में भी है, ट्राइब्स नाम से शोरूम है बड़े बड़े। तो आदिवासियों की चीजों को तो मौका मिल गया, उनका तो शोरूम हो गया। लेकिन अभी भी घुमंतु प्रजाति के जितने भी हैं, जिसका जिसके बारे में आप बोल रही हैं, वो उन्हें उन्हें मार्केट नहीं मिला, उन्हें बाजार नहीं मिला। वो इतने अच्छे कलाकार होते हैं, इतनी अच्छी सुंदर चीजें बनाते हैं, वो लकड़ी की, लोहे की, तमाम सारे बच्चों के खिलौने से लेके जो ड्राइंग रूम के, जो शोरूम में शोभा बढ़ाते हैं, वैसी चीजें। लेकिन उनको अभी तक मार्केट नहीं मिला, शोकेस नहीं मिला, शोरूम नहीं मिला। सरकार का जो पूरा, केंद्र सरकार का जो होना चाहिए, वो चीज नहीं मिली। वो मिलेगी तो 100% वो एक, उनके बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उनके बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, मेन स्ट्रीम में आएंगे, कभी वो भी कुछ काम कर सकते हैं। हमेशा पूरी जिंदगी अगर ऐसे घूमते हुए निकल जाए, तो ये तो हमें भी, हमारे लिए भी बहुत अफसोस की, दुख की बात है कि हमारे ही भाई हैं वो, हमारे बीच के ही लोग हैं, लेकिन वो घुमंतु कहलाते हैं। तो कभी तो उनका मौका है, कोई सी पीढ़ी तो बैठ के अपना काम कर सके, उनका कोई मकान हो, उन्हें कोई जगह मिले। सिर्फ मध्य प्रदेश में काम हुआ है, मुझे जानकारी इतनी है। मध्य प्रदेश में वाकई में काम हुआ है, और उनको उनको हमने मिले भी, शूट भी किया, उनसे इंटरव्यू भी किए। उसमें लोहार प्रजाति के सबसे ज्यादा हैं, और इस तरह से जितने भी हैं वो राजस्थान से माइग्रेट होके निकले हैं, वो भी बहुत सारे। तो वो जी। घुमंतु होते हैं। आपने चरवाहों का भी सुना होगा, जो ऊंट और बकरियों को लेके दूसरे प्रदेशों में निकल जाते हैं, वो चरवाहे भी घुमंतु में ही आते हैं, क्योंकि वो भी अपना घर जब छोड़ देते हैं तो पूरे देश में घूमते हैं, जहां हरियाली दिखती है, अपने जानवरों को, बकरी, ऊंट या जो भी है, वो उनको, उनके लिए चारा ढूंढते हैं, और खुद भी पैदल चलते जाते हैं। आप कई कई फिल्में इस विषय पे बनी हैं। फिल्मकारों ने भी इसको, उनके दिल को भी ये बात छुई है कि उन्होंने इसको भी मुद्दा बनाया है कई फिल्मों में। गुलामी फिल्म देखी होगी आपने, गुलामी, जेपी दत्ता साहब, उसमें जी, जी प्रोजेक्ट है। सर।
जी बताइए। जी। अनघा जी ने अभी पूछा था कि जो खाना बदोश लोग होते हैं, वो घूमते क्यों रहते हैं? आप क्या कहेंगे राजीव जी इस बारे में? खाना बदोश के बारे में? क्या बोल रही हैं अनिता जी? खाना बदोश जो लोग हैं, वो घूमते क्यों रहते हैं? वो घूमते क्यों रहते हैं? ये एक ऑडियंस ने पूछा है। नहीं, खाना बदोश का मतलब अब शब्द ही खाना बदोश का मतलब ये कि उन्हें एक तरह से वो उनका कोई घर नहीं है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो उनके पास क्या चारा रहेगा बताइए? उनके पास जब उनके परंपरा चली आ रही है कि वो एक जगह नहीं रुक रहे हैं, अगर वो रुके तो आज देश में सरकार के पास इतनी सारी योजनाएं हैं कि अगर जोधपुर से कोई निकल के जयपुर जा रहा है या जोधपुर से दिल्ली जा रहा है, अगर वो जा रहा है तो वो उसकी अपनी मर्जी पे, अगर वो वहीं रुके तो सरकार के पास योजना तो है गरीबों के लिए, या उससे जो कहते हैं बीपीएल वाली योजना होती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन की, हजारों योजनाएं गाँव में लोग रहते हैं और अपनी खेती बाड़ी करते हैं। तो खाना बदोश तो वो खुद अपने मर्जी से खाना बदोश हुए हैं, किसी ने उन्हें खाना बदोश किया तो नहीं ना। तो अगर ये सवाल है तो ये सवाल का जवाब तो अपने आप में उसमें नाम में शामिल है ना, कि खाना बदोश किसी ने उन्हें बेदखल किया है उनकी जगह से तो नहीं, या तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से ये चला आ रहा है कि उन्हें घूमना है। अब खाना बदोश में अगर बात किया जाए, मान लीजिए संघर्षशील लोगों का, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं कि मेरा अपना पुश्तैनी मकान एक जगह है, लेकिन उस मकान में मैं नहीं रह पा रहा हूं और मुझे एक जगह से दूसरी जगह घूमना है, तो मैं खुद खाना बदोश हो गया। तो खाना बदोश होना का मतलब अच्छे में भी होता है, और खाना बदोश का मतलब ये होता है कि हम पूरे देश को जाने, हम एक जगह बैठे नहीं रहे पूरी जिंदगी भर, ये भी है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस सेंस में उन्होंने पूछा है। अगर क्लियर होती बात तो शायद मैं भी क्लियर कर पाता। जी, मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, और जहाँ तक घुमंतू या खाना बदोश लोगों का सवाल है, जैसे बहुत सारे शिकारी लोग होते हैं उसमें, पशुपालक, चरवाहे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत अलग-अलग तरह की औषधियों का ज्ञान होता है, वो जगह-जगह जाकर, चूँकि उनका पेशा इस तरह का है, उनकी जो जीवन शैली इस तरह की है और उस जीवन शैली की जो ज़रूरत है, वो इस तरह की है कि उन्हें घूमना ही पड़ता है, क्योंकि आप शिकार घर में रहकर नहीं कर सकते, आप औषधियाँ घर में रहकर नहीं बना सकते, आप पशुओं को घर में रहकर नहीं चरा सकते, आपको घास के जो मैदान है वहाँ माइग्रेशन करना ही पड़ता है, फिर वापस लौटना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है और फिर आना पड़ता है। बहरहाल इस पर किसी और दिन हम एक विशेष चर्चा रखेंगे। राजीव जी, मैं आपसे नहीं, ये अभी जानना मुझे चाहती मेरे हूँ एक कि मित्र हैं प्रकाश उदय जी, उन्होंने प्रकाश उदय जी जी। का एक सवाल आया था, उन्होंने कहा था सिकलीगरों के लिए बहुत गुंजाइश। प्रकाश जी हमारे साथी हैं, उन्होंने एक अ, सवाल अभी स्क्रीन पे नजर आया। उन्होंने ये कहा है कि जी सिकलीगर एक जाति होती है, सिकलीगर, जो अच्छा, वो जी, खाना बदोश में जी। आते हैं, तो उनके लिए अभी काफी हुँ। गुंजाइश है। तो वो मैंने उसी बात को ही आगे बढ़ाया कि वाकई में सरकारों को अभी ध्यान देना चाहिए, और बहुत ज्यादा गुंजाइश है उन लोगों को, और हम जैसे लोगों को जो फिल्मकार हैं, जो वो इसको माध्यम बनते हैं उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने की। तो हमारा दायित्व है कि हम जी। ये बात उनकी पहुंचाएं सरकार। अब आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं आपसे मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर पर बात करना चाहती हूँ। एक पिछले 2 दशकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है ये हमारे जीवन में। मल्टीप्लेक्स एक कल्चर आ गया है, और जब आप अलग-अलग शहरों में घूमते हैं, तो अभी क्या स्थिति है सर? सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का कल्चर कितना बाकी रह गया है? देखिए, मल्टीप्लेक्स जो हैं वो आप भी जानते हैं कि सिर्फ बड़े शहरों में ही होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करता है तो जो बड़े शहर जैसे बोले, तो मैं अभी जैसे जयपुर में हूँ, तो जयपुर में मिलेंगे, हुँ, हुँ। अहमदाबाद में मिलेंगे, बड़ौदा में मिलेंगे, बॉम्बे में, बड़े शहरों में, यानी महानगर की श्रेणी में जो शहर है या महानगर से थोड़े से कम है, मल्टीप्लेक्स सिर्फ वहीं पर है। अब मैं प्रकाश जी की बात करूं, मेरे मित्र हैं वो, बालाघाट मध्य प्रदेश का एक छोटा शहर है, वहां पर रह रहे हैं। तो बालाघाट में मल्टीप्लेक्स तो नहीं होगा ना, छोटे शहरों में, मनाली में भी नहीं होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है क्या मल्टीप्लेक्स? मनाली में नहीं है ना। तो जी। ऐसे मल्टीप्लेक्स का जो कल्चर है वो सिर्फ ये समझ लीजिए कि चंद लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए है, और वो भी अभी फिलहाल तो खैर ये साल 1.5 साल तो कोरोना में निकल गया, इसमें तो सभी बंद पड़े। लेकिन वैसे भी अगर बात की जाए आम दिनों की, तो आम दिनों में भी मल्टीप्लेक्स का है वो बड़े सीमित किस्म के दायरे में है, बहुत ही सीमित दायरा है उसके, उनके टिकट रेट इतने ज्यादा होते हैं, वो एक बड़े मॉल में होते हैं, एक साथ 3 स्क्रीन होते हैं, 4 स्क्रीन होते हैं,
तो हर कोई किसी आम आदमी का जाना वहां मुश्किल हो। एक तो आप छोटी सी बात भी माने कि वहां के जो टिकट रेट हैं वो एक आदमी के लिए 250 रुपए से ऊपर है। अब 250 रुपए से ऊपर अगर कोई मध्य वर्गीय जाए तो भी उसको मुश्किल लगता है, उससे कम वर्ग वाला निम्न मध्यम वर्गीय कैसे जाएगा आप बताइए। वहां की पॉपकॉर्न या जो मक्का का वो बना के स्पेशल देते हैं वो 100 रुपए से कम नहीं है। अगर एक समोसा भी इंटरवल में कोई वहां लेने जाता है तो वो समोसे के रेट भी 50 रुपए का एक समोसा पड़ता है। तो क्या हमारे मध्य वर्गीय निम्न मध्य वर्गीय मल्टीप्लेक्स के लायक अपने आप को सक्षम मानते हैं? आर्थिक दृष्टि सक्षम है? नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स एक थिएटर है, वहां एक सिंगल आदमी जाके फिल्म देखेगा, उसके पास बजट है 500 का, तो एक सिंगल आदमी। पूरे पूरे परिवार की जो परंपरा हमारी होती थी कि जो हम किसी जमाने में हमारा परिवार पूरा एक फिल्म देखने जाता था, वो तो वैसे भी खत्म ही हो गया है। लेकिन मल्टीप्लेक्स जो है वो बिल्कुल भी आम आदमी के लिए फिट नहीं है। अभी भी दरकार है कि सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर हो, वो ज्यादा बेटर है। छोटे शहरों में हैं, छोटे शहरों में अभी भी चल रहे हैं और वो चलेंगे, वो बंद कभी नहीं होंगे। ये मेरा अपना सोच है। मल्टीप्लेक्स अपनी जगह है, जी सर। उनकी अपनी कल्चर है, वो उनकी फिल्में बिजनेस दे सकती हैं और उनको देखने वाले एक अलग वर्ग होता है। आम आदमी तो वहां नहीं जाता, वो अपने टीवी सेट पे या यूट्यूब में या मोबाइल पे देखना पसंद करता है, लैपटॉप पे देखना पसंद। जी सर। एक दौर था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1976 में जो श्याम बेनेगल साहब की फिल्म आई थी मंथन, जिसके लिए जो भारत की पहली क्राउड फंडिंग फिल्म भी मानी जाती है, और जब फाइनेंसर्स ने इस फिल्म को फंड करने से मना कर दिया तो जो मेरी जानकारी है कि 5 लाख जो किसान थे सहकारी समिति के अमूल से जुड़े हुए, उन्होंने 2-2 रुपए का चंदा इकट्ठा उनसे किया गया और उसके बाद ये 10 लाख में जाकर फिल्म बनी। और अपने आप में ये फिल्म एक उदाहरण है दूध संस्कृति का या हमारे भारत का। इस तरह की जो यथार्थवादी फिल्में हैं, ये बात ठीक है कि सिनेमा का काम मनोरंजन करना प्राथमिक रूप से होता है, लेकिन मंथन जैसी फिल्में क्यों नहीं बनाई जाती? क्यों नहीं शिल्पकारों पर, बुनकारों पर और उनकी समस्याओं पर रोचक तरीके से एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है? जबकि हम जीआई टैग की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होते हैं, कोटा साड़ी है, कहीं की चाय फेमस है, कहीं का लहसुन फेमस है। इन सब चीजों पर हम फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं मंथन की तरह? यथार्थवादी सिनेमा क्यों नहीं बनाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं कि ये फिल्मों बनना चाहिए, ये आप चाहते हैं? बनना चाहिए जी, क्योंकि ये जैसे एक बुनकरों तरह पर का बात होनी चाहिए। एक जी आंदोलन था जिसको कहते हैं समांतर सिनेमा आंदोलन, जिसमें श्याम जी बेनेगल साहब, प्रकाश झा भी उसमें एक हिस्से थे और काफी सारे जो फिल्मकार थे, गोविंद निहलानी जैसे, एमएस सत्यू साहब, बहुत सारे इस तरह के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। लेकिन वो लोग थे जिनकी जेब में 1 रुपया नहीं था। ये मान के चलिए कि बिल्कुल पैसा नहीं था उन्हें, सहायता नहीं तो उन्होंने ये फिल्में बनाई। अब दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? दूसरी बात मैं जी बताना सर जी। चाहूंगा कि वो दौर ऐसा था कि हमारे बीच में कुछ बौद्धिक दर्शकों की संख्या भी कोई कम नहीं थी, वो भी अच्छे थे। अब इस समय जैसा हौच-पौच माहौल नहीं था। मंथन फिल्म जो बनी थी वो जो आनंद गुजरात में एक अमूल की जी डेयरी है, आनंद। वहां जो सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन चला था उसके ऊपर बनी थी। और उस डेयरी के आंदोलन ने जो फेडरेशन है, मार्केटिंग फेडरेशन आनंद का, अमूल का, उन्होंने उसके लिए वर्गीस कुरियन साहब जो उसके हेड थे, उन्होंने जी पहल की कि हमारी सोसाइटी पे फिल्म बनना चाहिए ताकि देश भर में इस तरह की दुग्ध सोसाइटी बने और सहकारिता आंदोलन आगे बढ़े। तो जब उन्होंने आगे बढ़े तो एनएफडीसी नाम का एक संस्थान है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने ये कहा उनसे कि अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर को लेते हैं तो हम आपको फाइनेंस कर सकते हैं और आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। उस समय बजट भी कम हुआ करते थे कि आपने बताया ना अभी 10 लाख तक में कोई फिल्म अच्छी बन जी सकती थी। जी अंकुर, निशांत, श्याम बेनेगल साहब की बहुत ही रीजनेबल बजट में फिल्में बनी। तो वो जो 10 से 12 लाख का बजट था वो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को स्वीकृत किया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने श्याम बेनेगल को अधिकृत किया फिल्म बनाने के लिए। श्याम बेनेगल साहब ने उस फिल्म को बनाया, बड़ी जतन से बनाया, अच्छे लोगों को लिया। आपने सुना होगा गाना प्रीति सागर का, उसमें शानदार है, गाँव का काठा है, दूध दिया।
हमारा घर नाम है बोलो ना, ऐसा करके गाना था प्रीति सागर का, बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो वो मंथन फिल्म एक तरह से सरकारी या सहकारी आंदोलन को प्रचारित करने के लिए बनी थी, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट्री। वो डॉक्यूमेंट्री हम में उसको बोलते हैं डॉक्यू ड्रामा। तो डॉक्यू ड्रामा बनी और वो एक फीचर फिल्म की तरह रिलीज हुई। स्मिता पाटिल जैसी समर्थ अभिनेत्री उसमें थी और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार जो थे, आर्ट फिल्मों के जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले एनएसडी के कलाकार थे, उन लोगों ने अभिनय किया। तो उस तरह की जो फिल्में होती हैं वो बन सकती, वो फिल्में थिएटर हम आदमी देखना पसंद नहीं करता। आप इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि अंकुर और निशांत के दर्शक, गिने चुने दर्शक, आप और हम जैसे, जो सिर्फ फिल्म समारोह में देखते हैं और या फिर उन्हें कहीं बाद में कहीं टीवी पे देखने को मिल जाए प्रसारण, बहुत ही गिने चुने। घर में अगर वो प्रसारण हो रहा है, घर में टीवी के जो दर्शक हैं रेगुलर के, उसमें से भी 4 लोगों में से सिर्फ एक ही बचेगा कि जो अंकुर फिल्म देखना चाहेगा। अरे क्या वो फिल्म। तो ये जो है, इस मानसिकता की वजह से कुछ अच्छी फिल्में बन नहीं पाती। वो आंदोलन बहुत जल्दी 8-9 साल 10 साल के बीच में खत्म हो जाता है। प्रकाश झा, श्याम बेनेगल भी फिर व्यावसायिक फिल्मों के आंदोलन में आ जाते हैं और ये हुआ। जैसे आपने देखा होगा प्रकाश झा ने अभी अभी कम से कम 12 से 15 फिल्में बनाई जो शुद्ध व्यावसायिक है। एक जमाने में उन्होंने बिल्कुल आर्ट फिल्में बनाई थी, जो उनकी एक फिल्म का नाम है जो उस पे थी, बाढ़ पे आधारित थी, उसका जुबान पे नाम नहीं आती है, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी। वो फिल्म बिहार के उस पे बनाई थी उन्होंने, अकालग्रस्त जो बिहारी लोग थे बिहार में। उसके बाद से प्रकाश झा ने अपहरण, मृत्युदंड से लेके अभी तक की जय गंगाजल, राजनीति, सत्याग्रह, आरक्षण, बड़े बड़े कलाकारों को लेके बड़े बजट की 50 करोड़ से ऊपर की फिल्में बनाई। अब ये देखिए कि आंदोलन किस तरह से ठंडे बस्ते में जाता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम खुद एक संस्था जो है, अब वो बिल्कुल सुस्त पड़ गई है। ना तो वहां से कुछ फाइनेंस हो रहा है, ना उनके पास कोई अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। इसी तरह हर प्रदेश में फिल्म विकास निगम बनाया गया था। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम बना, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैंने देखा एक छोटे से कलाकार जो थे उस समय, आज वो जाना माना नाम है रघुवीर यादव, उन्होंने कुछ कर्जा मांगा तो उनका कर्जा नामंजूर कर दिया और बाहर के लोगों को, मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों को उन्होंने कर्जे दिए और बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए, उनका पैसा वापस नहीं लौटा। तो इस तरह से फिल्म विकास निगम भी एक तरह से सफेद हाथी की तरह हो गए, जिसको कहते हैं ना व्हाइट एलिफेंट की खस, बस केवल बिल्डिंग खड़ी है और कुछ नहीं काम हो रहा है वहां पे, निरर्थक है। तो ये जब चीजें वहां पर होने लगी तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को सोचना पड़ा कि हम क्यों इतनी ऐसी फिल्म बनाए सिर्फ फिल्म फेस्टिवल के लिए हो या ज्यादा से ज्यादा उन्हें अवार्ड मिल जाए। तो हम ज्यादातर, मेरा पक्ष ये रहता है, मेरा सोचना ये कि अगर कोई अच्छी फिल्म बने जो इंफॉर्मेशन के, इंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन दे, अगर कोई सीख भी दे रही है तो वो एंटरटेन भी करे। तो यहाँ से फिर यात्रा चेंज हुई। श्याम बेनेगल साहब ने, आपने सुना होगा, जुबेदा बनाई। जुबेदा जिसमें रेखा थी, मनोज वाजपेयी थे, करिश्मा कपूर थी। जी, तो ऐसी करिश्मा फिल्में कपूर। जो एक जोधपुर के महाराज थे, उनकी कोई सत्य घटना थी, कहानी थी, उस पर आधारित थी। तो इस तरह से ये आंदोलन जो होते हैं ये अच्छी फिल्मों के ठंडे पड़ जाते हैं। और चूंकि आर्थिक व्यवस्था हो नहीं पाती, कोई भी फाइनेंसर इनके लिए पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगर आपको बनाना सेमी आर्ट फिल्म बनाइए, कुछ मनोरंजन भी डालिए। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी जिनकी बहुत बड़ी संख्या है और वो फिल्में डब्बे में चली गई, चाहे उसमें अमिताभ जी भी हों, चाहे उसमें बड़े से बड़े कलाकार हों, लेकिन वो फिल्में आम दर्शक पसंद नहीं करता उनको देखना। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जिसमें हमें ऐसी फिल्में देखने को मिले जिसमें संदेश भी हो और मनोरंजन भी हो। तो आमतौर पे व्यावसायिक फिल्मकार यही करते हैं। आपने देखा होगा हिंदी सिनेमा हो चाहे साउथ का सिनेमा, वो मैसेजफुल होती हैं लेकिन उसमें मनोरंजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो वो मैसेज बिल्कुल सही तौर पे दर्शकों को पहुंच जाता है और उसमें कोई किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आती। अब आप जी सर। इसी संबंध में कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मुझे इस एनएफडीसी के बारे में ही पूछना था, लेकिन काफ़ी सारी बातें आपने स्पष्ट कर दी। और संजय जी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम अभी काम नहीं करता। बीच में पुलकेंद्र जी का भी मैसेज आया था कि बाज़ारवाद के समय में समानांतर फ़िल्में बनाना संभव नहीं है। मुझे लगता है राजीव जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी इस बारे में हमें दी। थोड़ा-सा सर साहित्य और फ़िल्मों पे बात करते हैं। जी, साहित्य जी, की जी। जो रचनाएँ लाइट हैं, जला लो। उपन्यास जी। जी, जी। साहित्य की जो जी। रचनाएँ हैं, उपन्यास और कहानी,
उस पे बहुत सारा काम हिंदी सिनेमा में भी हुआ है, साहित्यिक रचनाओं पर। अगर हम शुरुआत से बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध प्रेम कहानी त्याग और बलिदान की थी। उस पे फ़िल्म भी बनाई बिमल राय प्रोडक्शन ने, और लेकिन फ़िल्म उतनी सफल नहीं हो सकी थी, जबकि ये कहानी पाठकों में आज भी उतनी ही लोकप्रिय है और बड़े चाव से पढ़ी जाती है। बाद में मुझे याद पड़ता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम पर शैलेंद्र साहब ने फ़िल्म बनाई थी। वो भी नहीं चल पाई जितना चलना चाहिए था उसको। और हालाँकि कमलेश्वर की जो आंधी और मौसम पर जब गुलजार साहब ने बनाई, दोनों फ़िल्मों को बहुत अच्छे क्रिटिक मिले, बहुत पसंद की गई, और चित्रलेखा जो भगवती चरण वर्मा जी की है, उसको भी काफ़ी पसंद किया गया। लेकिन एक मोटे तौर पर अगर हम देखें, तो आम तौर पर साहित्य में जो बहुत चाव से पढ़ी जाती हैं कहानियाँ या जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, फ़िल्मों में उतना सफल नहीं रहे। तो क्या वजह रही इसकी? क्या उसे पर्दे में उतारे जाने में नाकामी रही, या पटकथा में जो मूल स्क्रिप्ट थी साहित्य की उसमें बदलाव किया गया? क्या इसकी वजह हो सकती है? नहीं, मैं अगेन फिर वही वही उसी बात पे जाऊँगा कि जैसे बहुत ही मशहूर अच्छे जो राइटर्स की कहानियाँ होती हैं, उनको बनाने का एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम होता है, रिस्क फैक्टर होता है वो। अगर वो रिस्क लिया है किसी ने, तो नेचुरली उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसका पैसा हम कैसे लौटाएँगे। अगर फाइनेंसर ने पैसा लगाया, आप पुरानी फ़िल्मों में जाए, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पे आम्रपाली बनी थी, एक बहुत अच्छी फ़िल्म थी, आम्रपाली। तो आम्रपाली में स्टार कास्ट अच्छी थी, अच्छे कलाकार थे, गीत-संगीत अच्छा था, तो वो आम्रपाली वास्तव में चली। और देखें तो अगर जय सोमनाथ नाम से एक फ़िल्म बनी थी, वो भी ठीक-ठाक थी और वो काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला। वो भी उसने भी मतलब एक तरह से फाइनेंसर का पैसा वापस कराने में मदद की। तो असली मुद्दा वही है कि अगर हम साहित्यिक फ़िल्में बनाते हैं, तो साहित्य में जो छोटा-मोटा बदलाव होता है, जो कि जिसको कहते हैं ना तोड़-मरोड़ कर या कुछ भी ऐसा करें कि उसमें मनोरंजन की गुंजाइश ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी फ़िल्में हमेशा चलती हैं। देवदास पे जितनी बनी, शरतचंद्र जी का नॉवेल है देवदास। देवदास के अलावा बंदिनी भी उनका है, सुजाता भी है, परिणीता पे भी फ़िल्म बनी। तो वो फ़िल्मों में चाहे सचिन देव बर्मन साहब का संगीत था, बहुत अच्छे-अच्छे गीत थे शानदार, कलाकार में नूतन जैसी समर्थ कलाकार थी। तो इस वजह से शायद वो फ़िल्में अच्छी चली और उनका प्रतिसाद या उनका एप्रिसिएशन आस्वाद अच्छा मिला, लोगों का की पसंद मिली। लेकिन बाद में ये चीज़ें आ गई कि जनता बहुत कम देखना पसंद करती थी। आपको याद होगा श्याम बेनेगल साहब की एक फ़िल्म थी जो धर्मवीर भारती के नॉवेल पे बनी थी, सूरज का सातवाँ घोड़ा। सूरज का सूरज सातवाँ का घोड़ा में सातवाँ घोड़ा। कहानी छोटे-छोटे किस्से थे। वो किस्सों को अलग-अलग एनएसडी के कलाकारों में जैसे रघुवीर यादव थे, राजेश्वरी सचदेव, बहुत सारे ऐसे कलाकार जो आर्ट फ़िल्में करते हैं, उनको लेके वो सूरज का सातवाँ घोड़ा को अलग-अलग कहानियों में पिरोया था। वो फ़िल्म बहुत अच्छी बनी, लेकिन वो भी एक फेस्टिवल फ़िल्म होके या अवार्ड फ़िल्म होके रह गई। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं जो साहित्यिक फ़िल्मों को साहित्यिक कृतियाँ होती हैं, उनके बनाने में बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को वहन करना पड़ता है, तो फाइनेंसर आगे नहीं आते। बड़ी कड़वी सच्चाई है। अब आपने संजय लीला भंसाली की देवदास देखी। देवदास इससे पहले 4 बार बनी, वो उनसे ज़्यादा बेटर थी। लेकिन इस देवदास में उन्होंने करोड़ों का बजट लगाया, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार लिए। आप देखिए वो साहित्यिक कृति पे बनी देवदास, साहित्यिक कृति है ना देवदास। तो 100% जब हम बड़े बजट की फ़िल्में बनाएँगे तो हमें कलाकार भी हमें व्यावसायिक लेने पड़ेंगे, जो मार्केट में चल रहे हैं। तो अगर रिस्क फैक्टर है, तो ये चीज़ें अगर लोगों को मंज़ूर होती हैं, तो साहित्यिक कृतियों पे अभी भी बहुत गुंजाइश है, बहुत सारी बन सकती हैं, अच्छी-अच्छी कहानियाँ पड़ी हैं। अभी मध्य प्रदेश का एक मांडवगढ़ है, उसमें रानी रूपमती की कहानी मशहूर है। उस पर एक फ़िल्म बरसों पहले बनी, जो कोई मंडलोई साहब थे मध्य प्रदेश, उन्होंने बनाई, जिसमें गाना था आ लौट के आजा मेरे मीत। वो फ़िल्म दोबारा बने जी। तो आज भी उसका महत्व है। जैसे जोधा अकबर है, जैसे बहुत सारी फ़िल्में जो प्रेम कहानियाँ हैं, सोनी महिवाल है, लैला मजनू है। तो वो जो कहानी है, एक राजा को एक सामान्य स्त्री से प्रेम हो गया। वो इश्क मोहब्बत की वो दास्तान है जो पढ़ी है लोगों ने, और पुरानी फ़िल्म एक बनी है रानी रूपमती, जिसमें निरूपा राय, भारत भूषण वगैरह थे। तो अभी भी कहानियों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी हैं, बस बशर्ते फाइनेंसर मिले और उसको ट्रीटमेंट देने के लिए जो राइटर मूल है, वो आज़ादी दे दे कि हाँ, आप इसको व्यावसायिक रूप से इसमें तोड़-मरोड़ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात वही है तोड़-मरोड़, जिससे आम तौर पे कोई भी, जैसे शरद पगारे साहब पिछली बार आपके इसमें आए थे, मैं सुन रहा था। शरद जी ने ये कहा कि कई फ़िल्मकार मेरे पास आए, मैं अपने नॉवेल दे सकता हूँ।
लेकिन मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि उसके चरित्रों से खिलवाड़ करें या कोई नया चरित्र पैदा कर दें। तो ये एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि वो साहित्यकार, उसका दिल, उसकी आत्मा गवारा नहीं करती कि उसकी कहानी को हम कुछ छेड़छाड़ करें, उसमें कुछ नए कैरेक्टर डालें, और इस वजह से कोई फिल्मकार रिस्क लेना नहीं चाहता। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। अगर ये दोनों तरफ से हो कि प्रेमचंद की कहानी अगर उनके घर के, उनके वंशजों के पास के राइट्स हैं, तो आज भी प्रेमचंद की कहानियां प्रासंगिक हैं, वो बन सकती हैं उन पे फिल्में, और उनकी फिल्मों को फाइनेंसर भी मिलेंगे, बशर्ते वो व्यावसायिक तौर पे बने, उनमें गाने भी हों। अब प्रेमचंद के उपन्यासों में तो कहीं गाने नहीं होते थे, देवदास में कोई गीत तो लिखे नहीं थे शरद चंद्र जी ने, लेकिन गाने दिए और गानों से फिल्में चली। देवदास जो अभी भी आई है उसमें भी गानों ने हिट कराई फिल्म, और कलाकार भी उनने व्यावसायिक लिए। माधुरी दीक्षित जो सुपर हिट कलाकार हैं, जानी मानी, अभी भी चल रही हैं, वो उन लोगों को लिया, शाहरुख खान को लिया, तब जाके देवदास देखी। तो एक शर्त होती है कि कहानी में बदलाव के लिए पूरा आजादी मिले फिल्मकार को राइटर की तरफ से, और दूसरी बात यह कि उसमें कलाकार बढ़िया हो, व्यावसायिक जो मार्केट में चल रहे हैं वो कलाकार हो, तभी जाके वो साहित्यिक फिल्में आज बन सकती हैं। और जो नहीं चली हैं, चाहे तीसरी कसम की बात हो, चाहे किसी की बात हो, उसकी वजह यही रही कि वो ज्यादा अति कलात्मक हो गई। अति कलात्मक होने से उनको वो दर्शक नहीं मिले जो दर्शक आमतौर पे दूसरी फिल्मों को मिलते हैं। इवन मेरा नाम जोकर, अगर मैं दार्शनिकता ज्यादा हद तक हो गई, उसकी लंबाई बढ़ गई, तो मेरा नाम जोकर कोई साहित्यिक नहीं थी, तो भी वो फिल्म हजारों कलाकारों के होते हुए, उसमें गाने भी थे, उसमें गिमिक्स भी थे, उसमें बहुत सारी घटनाएं, पंचेस भी थे, मोड़ भी थे, फिर भी वो फिल्म नहीं चली, राज कपूर साहब को नुकसान हुआ। तीसरी कसम जी। को एक गीतकार जो सामान्य दर्जे के थे, मध्य वर्गीय परिवार के, शैलेंद्र जी ने प्रोड्यूस किया, बासु भट्टाचार्य को डायरेक्टर लिया, और राज कपूर और वहीदा रहमान को तैयार किया। मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से में शूटिंग हुई, उसके बाद भी वो फिल्म प्रॉपर व्यवसाय नहीं दे पाई, तो लोगों का उस पर विश्वास उठ गया कि साहित्यिक कृतियां नहीं चल पाई। आपने सुना होगा फणीश्वरनाथ रेणु की और भी बनी है, एक बनी है मेला आंचल पे भी फिल्म बनी है ना, और एक बनी है डाकदर बाबू पे भी एक फिल्म बनी। तो वो फिल्में व्यवसाय नहीं दिया, तो लोगों की इच्छा नहीं हुई, फिर कौन कौन उलझना चाहेगा? आप बताइए कि सिर्फ पुरस्कार पे और फिल्म फेस्टिवल में फिल्म चलने से किसी का भला हो सकता है क्या? मान लो मैं एक और श्याम बेनेगल तैयार हो जाऊं कल को, आज मेरी कितनी मुश्किलें हैं मैं जानता हूँ, जीविकोपार्जन के लिए, जीवन जीने के लिए मैं खुद कितनी परेशानियां झेलता हूँ मैं जानता हूँ। अगर मैं किसी रिस्क लेके किसी से 25 करोड़ लगा के एक बढ़िया साहित्य कृति पे फिल्म बना लूं, और वो कल को बिल्कुल डब्बे में बंद हो गई, ज्यादा से ज्यादा एक पुरस्कार मिल गया उसे, या किसी फिल्म फेस्टिवल में चल गई, ये कड़वी सच्चाई है। हम बातें सैद्धांतिक बहुत करें, लेकिन अगर इसको हम प्रायोगिक तौर पे करना चाहें, तो शायद मेरे जितने साथी सुन रहे हैं वो भी सहमत होंगे कि कोई भी नहीं आएगा इसमें। अगर उसको पैसा वापस नहीं कर पाए तो वो फाइनेंसर गला नहीं पकड़ेगा आपका। हम छोटे छोटे जी, सीरियल बिल्कुल। बनाते हैं फाइनेंस, उसमें हमको डर लगता है कि यार ये सीरियल नहीं चला तो क्या होगा, तो हम स्पॉन्सर कैटेगरी बनाते हैं कि हम प्रायोजक भी हमें साथ साथ मिल रहा है, प्रायोजक से पैसा लेके हम बना रहे हैं, उसके पैसे का यूज कर, उसका विज्ञापन दिखा रहे हैं, हमारा हो गया गिव एंड टेक। कमीशन सीरियल बनाना, कमीशन या कोई फिल्म बनाना, रिस्क लेना, यानी उसको हम एक पैसा उसका लें और उसको पैसा वापस नहीं कर पाए टाइम से, तो फिर ऐसे इतना खतरा आज के जमाने में तो शायद कोई नहीं लेगा। अगर बौद्धिक लोग लेंगे तो ये बौद्धिकता ज्यादा है कि अब हमारे दीनदयाल मुरारका साहब अभी सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, ये बात उन्हीं से पूछी जाए कि कितनी सही है, कि क्या वो पैसा लगा सकते हैं, 50 करोड़ लगाएं और हम साहित्यकार की फिल्म पे बनाते हैं कोई बढ़िया, पगारे साहब की कहानी पे, तो वो कहेंगे नहीं, इसका रिटर्न कैसे आएगा? हर आदमी को जो पैसा लगाएगा उसने मेहनत से कमाया है, कुछ भी करा है, तो वो रिटर्न उसका वापसी चाहता है पैसे की, तो पैसे की वापसी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो साहित्य तो क्या है, बस वही वाली बात है कि साहित्य को गलत शब्दों में तो ये बोलेंगे भैया ठीक है नहीं करना हमें साहित्य, गया तेल लेने नहीं, हम जिस जो हम लिख रहे हैं वही साहित्य, जो हमारे आज के पटकथा लेखक हैं, आज के जो राइटर हैं जो लिख रहे हैं वही साहित्य है, और वो वही उसी को साहित्य की तरह देखें, क्योंकि वो बिक रहा है, वो चल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। हम अगर सिद्धांतवादी मेरे जैसे लोग बन गए और हम अभी सपोर्ट करने लगे, मैं श्याम बेनेगल को आदर्श मानता हूँ, बहुत अच्छे जाने माने डायरेक्टर, लेकिन क्या वो आज बना सकते हैं कोई फिल्म ऐसी? श्याम बेनेगल खुद नहीं बनाएंगे, उनके बेटे कुछ अलग काम कर रहे हैं, उन्होंने विज्ञापन एजेंसी शुरू की है, कई सालों से चल रही है श्याम जी के बेटे ने। और प्रकाश झा आजकल शुद्ध रूप से प्रियंका चोपड़ा, रणवीर कपूर, कैटरीना कैफ को लेके फिल्में बना रहे हैं, मनोज वाजपेयी को लेके बना रहे हैं। आप बताइए कौन साहित्यिक बना रहे हैं?
और बनाएंगे भी तो उसमें इतना तड़का डालेंगे, इतना मसाला डालेंगे कि साहित्य तो बेचारा अपने को आपको तलाशता रह जाएगा किधर गया मैं। असली कहानी तो खो जाती है, और वो अगर किसी ने इस बात को मान लिया साहित्य का, तब तो मंजूर है, वरना कोई भी रिस्क आज नहीं लेना चाहेगा। मैं एक जी लाइट राजीव जलाना जी, चाहता हूँ, क्योंकि शाम थी, लाइट जला के बात करता हूँ। बीच में हमारी जो ऑडियंस इतने अच्छे-अच्छे कमेंट दे रही है, आप सभी का भी शुक्रिया। बहुत सारी बातें हमें अपने ऑडियंस से भी जानने के लिए मिल रही है, लगातार सक्रिय है हमारी ऑडियंस। राजीव जी, आपने शरद पगारे जी की बात कही, मैं उनका नाम लेना ही चाह रही थी। तो रानी रूपमती की आपने बात की, शरद साहब रानी रूपमती पर एक उपन्यास लिख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे कोई डायरेक्टर या कोई और व्यक्ति उस पर भी फ़िल्म बनाएँ, तो हमारे जैसे दर्शकों को एक अच्छा सिनेमा देखने के लिए मिलेगा। तिलकेंद्र जी लिखते हैं, जब कमर्शियल राधे फ्लॉप हो गई तो कला साहित्य की फ़िल्मों का क्या हश्र होगा? बिल्कुल, एक अच्छी कहानी का होना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना रोचक तरीके से उसका फ़िल्मांकन करना, दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी हैं। राजीव जी, कलाकारों की आर्थिक सुरक्षा पर मैं थोड़ी-सी आपसे बात करना चाहूँगी। कलाकारों की जो आर्थिक सुरक्षा है, जो भी टेलीविज़न या फ़िल्म इंडस्ट्री या सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह सुनिश्चित की जाए? अभी हफ्ते भर पहले की ही बात है, एनएफडीसी का एक मैं वो देख रही थी, उन्होंने एक पेज का कुछ निकाला हुआ था जिसमें अनुदान के लिए बात की गई थी और उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी, उसे पढ़ के कोई भी हैरान हो जाएगा और किसी के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उन्होंने 50 वर्ष से ऊपर के कलाकार के लिए था वो स्कीम, और दूसरी बात जो थी कि उसकी सालाना आय 36,000 रुपए से अधिक की ना हो, यानी 3,000 रुपए प्रति माह। अब ये इस तरह की कंडीशन, मतलब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की योजनाओं का क्या लाभ, मैं जानना चाहती हूँ। और दूसरा कि किस तरह आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कलाकारों की? बहुत से छोटे-बड़े कलाकार सभी तरह के हैं। ये बिल्कुल इसका विरोध हम लोग तो सिरे से विरोध करते हैं, जो भी हमारे जैसे लोग हैं, जो नीचे से उठे, जमीन से जुड़े रहे, पत्रकार रहे हैं, वो बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार से आगे आके हम लोग काम कर रहे हैं। तो नेचुरली हम इसका प्रबल विरोध करते हैं कि आर्थिक शोषण किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कलाकार हो, चाहे राइटर हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, टेक्नीशियंस हो, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपना कोर्स करते हैं, अपने किसी तरह से अपनी बातों को, वो अपनी कला को निखारते हैं, और बाद में पता चला कि उन्हें प्रॉपर वे में ना तो उन्हें वो मुआवजा मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है। तो नेचुरली वो हम जैसे लोग तो उसका प्रबल विरोध करेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। और मैं कम से कम मैं अपने फाइनेंसर से भी कहूँगा, मैं अपने प्रोड्यूसर से भी या जिससे भी कहूँगा कि कम से कम ये चीज़ हम लोग नहीं करें। और इस बात का मैं समर्थक हूँ, आपकी बातों का पूरा समर्थन करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जो जी, रानी रूपमती वाली बात की है, उसका जवाब देना चाहूँगा मैं। अभी हैं क्या पगारे साहब हैं अपने बीच में? जी, नहीं मालूम वो सुन रहे हैं या नहीं, लेकिन सुन लेंगे। आप प्लीज़ बताएँ। शैलेंद्र जी कुछ लिख रहे हैं। शैलेंद्र गौर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और वीर जी। सावरकर फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं। मुख्य मतलब वीर सावरकर का रोल किया, पूरी फीचर फिल्म है उन्होंने। शैलेंद्र जी का कोई सवाल अभी आया था। अभी दिव्या जी ने भी कुछ जी। लिखा है, मुझे दिख नहीं पा रहा है अभी मोबाइल में। क्या लिख रहे हैं दिव्या जी? इधर बहुत सारे कमेंट्स सर आ रहे हैं। एक तो सुरेंद्र जी ने लिखा है कि कलाकारों की आर्थिक सुरक्षा से अधिक आर्थिक इम्बैलेंस पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। राजीव जी बेहतर ये बात बता सकते हैं। दिव्या जी ने लिखा कि सुरेंद्र बंसल 3,000 में हमारे कोई साथी, उन्होंने कैसे, लिखा जी। जी सर, जी। दिव्या जी ने लिखा है कि 3,000 में भला कोई कैसे जीविकोपार्जन कर सकता है? इतना बड़ा मज़ाक। वही, आप इस तरह की सहयोग योजनाएँ लाते हैं, क्या फ़ायदा? शैलेंद्र जी ने लिखा था, मुझे लगता है ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जिस तरह की फ़िल्में बनाते थे, उस तरह की फ़िल्मों के लिए इस मंडी में शायद ही कोई गुंजाइश हो। बिल्कुल गुंजाइश है। अगर मैं आपसे कहूँगा शैलेंद्र जी कि वीर सावरकर फ़िल्म जिन्होंने बनाई, वो वीर सावरकर फ़िल्म भी तो आम आदमी से अलग थी ना। वो आम आदमी के लिए कहाँ थी? आम आदमी कहाँ पसंद करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के या अच्छे लीडर्स, जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर देखना। आज कोई फ़िल्म दीनदयाल उपाध्याय पे बनेगी तो क्या आम जनता देखेगी? नहीं देखेगी। तो शैलेंद्र जी से मैं उल्टा सवाल कर रहा हूँ कि शैलेंद्र जी, गुंजाइश तो बहुत अच्छी है। बासु चटर्जी जैसी जो फ़िल्में हैं, ऋषिकेश मुखर्जी जैसी फ़िल्मों की गुंजाइश बहुत ज्यादा है और बहुत सारे फिल्मकार हमारे नए लोग बना भी रहे हैं।
बस सिर्फ ये है कि हम उसको आज के दौर से जोड़ना चाहते हैं, जो आज का दौर चल रहा है। आज हम इंटरनेट, आज हमारे हाथ में मोबाइल है और हम आपसे लाइव बातें कर रहे हैं। इस मोबाइल के जरिए हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। तो आज की कहानियों के सब्जेक्ट भी फेसबुक से संबंधित हो सकते हैं। आज की कहानियों के सब्जेक्ट भी हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस से जो मैसेज आते हैं, या ये समझ लीजिए कि साइबर किस्म की जो बातें होती हैं, साइबर क्राइम होते हैं, साइबर पे प्रेम मोहब्बत होती है, थोड़ी देर का लव होता है, उसके बाद फेसबुक से शुरू होकर फेसबुक पे खत्म हो जाता है। तो ऐसी फिल्मों के जो इस टाइप के जो कथानक होते हैं, वो फिल्में जनता पसंद करती है। आज आज अगर चुपके चुपके बन जाए दोबारा, तो संभवतः दर्शक आज की पीढ़ी तो नहीं मिलेगी देखने, उनको समझ में नहीं आएगा। हम लोगों को जो चुपके चुपके में जो चीज मिली थी, वो चीज और कोई आज के जो दर्शक है पीढ़ी के, वो नहीं देख पाएंगे। तो ये मेरा कहना है कि बननी चाहिए, कहना तो बड़ा आसान है, बात फिर वहीं आ जाएगी जो साहित्यिक कृतियों पे आई। अच्छे फिल्मकार आज भी हैं, मैं भी सोचता हूँ कि मैं बनाऊं फिल्म और मैं किसी बड़े फिल्मकार के नक्शे कदम पे चलूं। क्या मुझे कोई फाइनेंस कर मिलेगा उसके लिए? क्या वो दर्शक मिलेंगे उसको थिएटर में? जब मल्टीप्लेक्स कल्चर कल्चर की बात अभी हमने की, मल्टीप्लेक्स में क्या चुपके चुपके देखना पसंद करेंगे लोग? क्या खट्टा मीठा जो चिच्चोर फिल्म या छोटी सी बात देखना पसंद करेंगे? मैं बोलता हूँ नहीं करेंगे। वो उसमें बमुश्किल 100 दर्शक भी आ जाए मल्टीप्लेक्स में ऐसी फिल्मों, अगर उन्हें दोबारा चला जाए तो चला दिया जाए, उनमें भी नहीं आएंगे, और उनके जैसी उनकी कहानी पे बनेंगे तो भी नहीं आएंगे। आपने देखा होगा ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म थी गोलमाल। गोलमाल का एक बहुत ही भद्दा वर्जन बनाया हमारे एक आज के जाने माने फिल्मकार ने। क्या वो फिल्म चली? क्या गोलमाल 2 बन जाए, गोलमाल 3 बन जाए, तो भी वो फिल्म उस लेवल की तो नहीं है। अगर वो चलेगी तो स्टारों की भीड़ के कारण चले, अगर वो चल रही है तो रोहित शेट्टी के स्टंट सीन के कारण चल रही। वरना वो फिल्म उस टाइप की फिल्म हो, अगर उसी उसी कथानक पे चले, अमोल पालेकर के डबल रोल वाली, तब तो कोई नहीं देखेगा उसको। खट्टा मीठा को बनाया तो अक्षय कुमार को लेके बनाया, कहानी पूरी बदल दी। जी। उसमें एक साउथ की जानी काजल अग्रवाल उसमें थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या किसी फिल्म को रीमेक बनाना है, तो उसमें वो पुरानी बात तो खत्म हो जाती है, वो शुद्ध रूप से व्यवसाय बनाते हैं, इसलिए उसको कुछ दर्शक मिलते हैं और उनका पैसा वापस आता है। अब हर आदमी चाहता है कि अच्छी फिल्में बने, लेकिन उसके दर्शक जो संख्या है वो बहुत ही कम है, बहुत गिनी चुनी दर्शक। यही विडंबना है कि ऐसी फिल्में कम बन रही। जी। राजीव जी, आप शरद पगारे जी के लिए कोई संदेश देना चाह रहे थे? उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। जी, किस बारे में कह रहे हैं? पगारे साहब के लिए आप कोई संदेश देना चाह रहे थे? पगारे साहब के लिए मेरा ये संदेश था, पगारे साहब अगर रानी रूपमती को सीरियलाइज कर सके, आजकल जो टुकड़े में यानी धारावाहिक रूप में देखने का है, लोग उसको घर बैठे देख सकते हैं आसानी से। रानी रूपमती फिल्म बने तो या तो वो करोड़ों के बजट की बने, 100 करोड़ की, तब वो संजय लीला भंसाली जैसे प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करें। पगारे साहब, सीधा सीधा संदेश है आपको कि या तो संजय भंसाली जैसे लोग बनाए, 100 करोड़ से ऊपर का बजट हो, तब तो वो फिल्म चल पाएगी। वरना एक सीरियल बनाया जा सकता है, जो सीरियल जिस तरह से आजकल ऐतिहासिक सीरियल स्टार प्लस पे आ रहे हैं, स्टार भारत पे आ रहे हैं, जी टीवी पे, सोनी पे, कलर्स पे, उस टाइप के सीरियलाइज करके उस कहानी को आज दें, तो वो कहानी ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी, उसका पैसा भी पूरा वापस आएगा। फाइनेंसर खुशी खुशी सीरियल को पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके स्पॉन्सर होते हैं, इसको प्रायोजक मिल जाते हैं। और वो जो कल्चर है कि घर में पहुंच, डायरेक्ट टू होम वाली कल्चर टीवी की, यानी डीटीएच टीवी हमारा चैनल है, जो सेटअप है वो आपके घर में डायरेक्ट पहुंच रहा है। तो कम से कम घर के लोग जो बैठे हैं वो तो देखना पसंद करेंगे। जो जोधा अकबर नाम से भी बना, आपने देखा होगा, जोधा अकबर फिल्म भी बनी, लेकिन जोधा अकबर सीरियल भी बना, चाणक्य नाम से सीरियल बना, हजारों तरह के सीरियल बने। दूरदर्शन पे की बात अगर छोड़ दें तो अभी भी बन रहे हैं। ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान पे बना बहुत अच्छा, महाराणा प्रताप पे बना, तो सब देख रहे हैं। लेकिन अगर रानी रूपमती पे पगारे साहब इजाजत दें और एक सीरियल करके बनाया जाए, तो उसको बाकायदा मांडवगढ़, जो मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है, जहाँ पे वो बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी ने जन्म लिया था, वहां परवान चढ़ी थी, वही जगह जाके शूट करें मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से, तो डेफिनेटली रानी रूपमती पे सीरियल बाकायदा चलेगा। ये मेरी राय है। फिल्म की रिस्क तो जब तक बंसाली जैसे बड़े लोग नहीं बनाए, या बड़े कलाकारों को लेके करोड़ों का बजट ना हो, तो वो फिल्म तो बनाना बहुत मुश्किल है। और अगर है तो वो बड़े लोगों की बातें हैं, वो बड़े लोग ही कर सकते हैं, उनको मन में आ जाए
तो मैं एक माध्यम बन सकता हूँ। ये पगारे साहब के लिए संदेश। जी, शुक्रिया और आशा है उपेंद्र पगारे बंसल साहब साहब ये ने कुछ सुन रहे पूछा? हैं। जी, बंसल जी ने कुछ कमेंट किया था। राजीव चुपके चुपके जैसे कथानक का सवाल अब सामयिक नहीं है। इन दिनों जो फ़िल्में आ रही हैं, उनमें तो कहानी हाँ, ढूँढनी पड़ती है। बिल्कुल सही ये बात। बंसल जी की टिप्पणी उनका थी। उनकी जी। बात से सहमत हूँ मैं, बंसल साहब की। जी। बच्चों के सर लिए आपने बोला था, बहुत बच्चों के लिए कुछ? हाँ, अभी अभी टाइम कंटिन्यू खत्म हो करते रहा है हैं आपका। और पुरानी फ़िल्म देखने पर नई पीढ़ी पूछती है कि आपकी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक, कुछ ऐसा ही होता है। राजीव जी, सिनेमा आर्काइव जैसी कोई चीज़ है क्या फ़िल्म इंडस्ट्री में? क्योंकि बहुत सारी जो पुरानी फ़िल्में हैं, उनकी रील या डॉक्यूमेंट्री है, जो बहुत सारी चीज़ें जल गई हैं, गायब हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं, प्रिज़र्व नहीं किए जाने की वजह से। नहीं, तो इसके इसके अरबों-खरबों संबंध में मैं रुपए एक की बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। मेरे जो हुँ। वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको सबको मालूम है, शायद आपको भी मालूम होगा कि पूना में तो जो फ़िल्म संस्थान है, उसके बिल्कुल पास में एक वकील लेन है, वकील रोड, पूना पूना शहर में। वहाँ पर देश का एकमात्र फ़िल्म संग्रहालय है, पूना फ़िल्म संग्रहालय बोलते हैं उसको। उस संग्रहालय जी। में अर्देशीर ईरानी की आलम आरा भी मौजूद है। उस संग्रहालय में हॉलीवुड की कुछ कई फ़िल्मों की असली प्रिंट मौजूद है। उसमें हंटर वाली फ़िल्म मौजूद है, उसमें सोहराब मोदी की मिनर्वा मूवी टोन जो कंपनी थी, उसकी फ़िल्में मौजूद हैं। पूना का फ़िल्म आर्काइव इतना बड़ा है, अगर लोगों को इच्छा हो देखने की, तो पूना आर्काइव हमेशा स्वागत करता है। मैं अभी रिसेंटली पिछले पूना एपिसोड जो था सिटी ऑफ इंडिया का एपिक पे, उसके लिए मैं जब पूना गया तो आर्काइव में गया, हमने वहाँ शूटिंग की। तो उन्होंने कहा कि हम निश्चित चार्ज पे ट्रांसफ़र करने के लिए देते हैं। आप आधुनिक साधन पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में पुरानी फ़िल्में आप ट्रांसफ़र करके ला सकते हैं। जो भी नाम आपके पास हो, जो भी फ़िल्मों के नाम हों, आप ले जाइए। आप असफल होके नहीं लौटेंगे, सफल होके लौटेंगे। आपको खुशी होगी कि इतनी पुरानी फ़िल्म, जो गूंगी फ़िल्म है, हरिश्चंद्र भी मिल जाएगी, राजा हरिश्चंद्र भी। वहाँ आलम आरा जो पहली बोलती फ़िल्म थी, वो भी मिल जाएगी। ये सब हमने देखी है। हम लोगों ने बाकायदा पूना संस्थान में हम लोगों ने ये सब कोर्स किया है, शॉर्ट कोर्स जो होते हैं, उसमें हमने ये फ़िल्में देखी और संग्रहालय में जाके देखी। वहाँ छोटा-सा मिनी थिएटर भी है और वो फ़िल्में मध्य प्रदेश सरकार विकास निगम था, तो वो फ़िल्में उन्होंने बाकायदा वहाँ लाके उनके फेस्टिवल भी किए। ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्में, बिल्कुल सत्यजीत रे की भी वो फ़िल्में जो अब मुश्किल हैं, पाथेर पंचाली, अपराजिता, अपूर्व संसार, जो 3 फ़िल्में एक साथ सीरीज़ में बनाई थी सत्यजीत रे साहब ने, वो भी वहाँ मौजूद है। उसको भी आम दर्शक अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकता है। उसका एक सामान्य सा शुल्क होता है। तो ये मैंने आपकी नॉलेज में, सबकी नॉलेज के लिए बताया कि पूना तक जाने नहीं होती है। वो कोई ना कोई आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई आप खुद जा सकें, तो पूना आर्काइव में जाके वहाँ आप अपने सामने अपनी पसंद की कुछ फ़िल्में, आप आजकल मालूम है आपको 24 जीबी की एक पेन ड्राइव में कितनी फ़िल्में आ जाती हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बॉम्बे से आए, जयपुर, विमल मिश्र जी, उन्होंने 100 फ़िल्मों की एक पेन ड्राइव मुझे दी। अब उसकी कितनी जीबी की होगी वो मालूम नहीं, लेकिन आजकल पेन ड्राइव में छोटे से साधन में बड़ी-बड़ी फ़िल्में, आप बहुत जानी-मानी कालजयी फ़िल्में आप रिकॉर्ड करके ला सकते हैं। आराम से घर में बैठ के देखिए। अगर आप सुरुचिपूर्ण फ़िल्मों के शौकीन हैं, पुरानी फ़िल्में देखना चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो आर्काइव में सारी फ़िल्में मौजूद हैं। बमुश्किल 1-2 नाम ऐसे होंगे जिनके फ़िल्म प्रिंट नष्ट हो गए थे, जैसे गुरुदत्त साहब के स्टूडियो में आग लग गई थी, कुछ फ़िल्में उनकी वहीं पर नष्ट हो गई। बाकी फ़िल्में हैं, साहब बीबी और गुलाम मिल जाएगी, चौदहवीं का चाँद मिल जाएगा, ओरिजिनल कॉपी, जो रील होती है ना फ़िल्म वाली, वो। जी। और कोई बात राजीव बची है? जी, मेरा जी, एक आखिरी सवाल और है मेरे पास, बच्चों से जुड़ा हुआ है कि बच्चे, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है और हर तरफ इंटरनेट की पहुँच बहुत आसान है। बच्चे हिंसक वीडियो गेम्स बहुत देखते हैं, छोटे बच्चे पॉर्न भी देखने लगे हैं। क्या हम इस तरह के सीरियल्स बना रहे हैं, विशेषकर दूरदर्शन, एपिक या कोई गंभीर चैनल, जो बच्चों को ये कार्यक्रम बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सके और हम उन्हें एक गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम की तरफ डाइवर्ट कर सकें, हमारे जो बच्चे हैं? देखिए, सवाल बहुत शानदार है, समय बहुत कम बचा है। मैं बहुत सारा बोल सकता हूँ इस पे, क्योंकि आजकल बच्चों को डाइवर्ट किया जा रहा है। बच्चे पुरानी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। बच्चे आज के हिसाब से हो गए। फ़ास्ट फूड कल्चर वाले जो बच्चे हैं, उनको डिज़्नी जी। चैनल के प्रोग्राम पसंद आते हैं, उनको कार्टून चैनल के प्रोग्राम पसंद आते हैं। एपिक चैनल जब शुरू हुई 2014 नवंबर में, एपिक, तो एपिक चैनल पे बच्चों के प्रोग्राम बहुत तादाद में रखे गए और बच्चों की एक फिल्म सोसाइटी थी, आपको याद होगा, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, जिसमें चिल्ड्रन जया फिल्म्स, बच्चन जी। जैसे कई लोग अध्यक्ष रहे जिसके।
वो फिल्म सोसाइटी में आज भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में मौजूद हैं। वहां पर तपन सिन्हा की सफेद हाथी है, मुकेश शर्मा जी की है अंकुर मैना और कबूतर, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म है, शानदार प्रोग्राम्स भी वहां पर है, सीरीज भी है। लेकिन कोई चैनल उनको प्रसारण करने का रिस्क नहीं लेना चाहती। बात वहीं घूम फिर के आती है, जमाने में जो बदलाव हुआ है, बच्चे भी आजकल अंकल चिप्स वाले जमाने में आ गए हैं। उन्हें फास्ट फूड कल्चर अच्छा लगता है। बच्चों को वो प्रोग्राम, पुरानी फिल्में पसंद नहीं आती जो कभी गुलजार साहब ने बनाई थी। जैसे लकड़ी की काठी वाली फिल्म अगर आज दोबारा बनाई जाए तो शायद बच्चे ही उसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना, जिसमें उर्मिला मातोंडकर, जुगल हंसराज थे, मासूम सॉरी। तो ऐसी आज के जमाने ने ये सारी चीजें खत्म कर दी हैं। बच्चों को टीवी पे वो प्रोग्राम, छोटी छोटी सीरीज बनती, वो पसंद आएंगे, कार्टून नेटवर्क पसंद आएगा। बच्चों को अगर हम पुराने जमाने की फिल्में कोई सी भी दिखा दें जो उनके लिए बनी है, वो शायद आज के बच्चे पसंद नहीं करेंगे। हमारी पीढ़ी के जो बच्चे थे, हम लोग जब बच्चे थे तो हमने सब फिल्में देखी, फिल्म सोसाइटी की सारी फिल्में देखी मैंने खुद ने, जब मैं खुद छोटा था। और हम आज भी याद करते हैं उनके दृश्यों को, और बहुत अच्छी सीख देने वाली फिल्में। सफेद हाथी फिल्म बनाई थी तपन सिन्हा, बहुत अच्छे डायरेक्टर। मुकेश शर्मा ने बनाई थी अंकुर मैना और कबूतर। गोपी देसाई एक बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझसे दोस्ती करोगे एक फिल्म बनाई थी, जो बाद में उसी टाइटल को लेकर दूसरी भी बनी, लेकिन वो फिल्म बहुत अच्छी थी। एक मगरमच्छ से दोस्ती हो, मतलब प्रकृति और पर्यावरण से बच्चों की दोस्ती कैसे हो सकती है, कहीं पेड़ पौधों से दोस्ती, कहीं जानवरों से, ये वाली जो चीजें थी वो बच्चों की फिल्में अच्छी बनी। लेकिन आज के बच्चे खुद नहीं चाहते, आज के बच्चे तो मोबाइल में डूबे रहते हैं, आज के बच्चे तो बाहर निकलना पसंद नहीं करते। अभी कोरोना काल में भी बहुत कम बच्चे बगीचे में जाना, या जब भी उनको टाइम मिला होगा नहीं नहीं गए, वो अपने मोबाइल को लेके सेट को बैठे रहते हैं। तो आज बच्चों से ही पूछा जाए कि उन्हें क्या पसंद है, तो बच्चों की पसंद बदल गई है। आज की जो पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी हमारी है, हमारे बाद की पीढ़ी वो भी नहीं है। आज बिल्कुल सोच बदल गया बच्चों का, और बच्चे कुछ और ही हो गए हैं। वो बड़ों की चीजों में ज्यादा दखल देते हैं, अगर ये बोला जाए तो कोई संकोच की बात नहीं। जो बड़े पसंद करते हैं वो बच्चे, आजकल 12-15 साल के बच्चे वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। अब ये बोलने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन देखते हैं 90% बच्चे। आप क्या करोगे, इसमें सच्चाई है तो है। अब कौन से बच्चों की आप बात कर रही हैं? बहुत छोटे बच्चे 8 साल से नीचे के, तो वो तो कार्टून नेटवर्क उनके लिए है ही, आता ही है। अब वो जमाना भी गया, एक चिड़िया अनेक चिड़िया या उस टाइप की कुछ बने। अब तो कार्टून में भी इतने, एनिमेशन फिल्मों में भी इतनी वैरायटी आ गई, उनकी टेक्निक बढ़ गई है कि अब बच्चे कहेंगे अरे ये कौन सी फिल्म आ गई, ये तो पुराने जमाने की है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ये कोई फिल्म है? इससे तो बेटर एनिमेशन फिल्में आज आ गई। आज बाल गणेशा पसंद करेंगे, आज बाल हनुमान पसंद करेंगे, आज उसमें जो बड़े बड़े कलाकार पीछे से वॉइस ओवर देते हैं, शाहरुख खान जैसे, वो फिल्में बच्चे पसंद करते हैं। बच्चे बच्चे कहाँ रहे? बच्चे बच्चे नहीं रहे ना, उनको डिज्नी चैनल पसंद आएगी। डिज्नी पे भी अगर स्पाई थ्रिलर प्रोग्राम आ रहे हैं, वो तो एपिक ने बनाए, एपिक चैनल ने कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाए कि जैसे एक कहानी थी ना कि एक मशीन बनी जिसको हमने बटन दबा दिया तो वो पीछे कई साल पीछे का चली गई, हम लोग सब चले गए पीछे कई साल। तो टाइम मशीन नाम के जो एक फिल्म का शेखर कपूर ने सोचा था, जो नहीं बन पाई, वो टाइम मशीन जैसे एक थीम पर एपिक ने एक सीरियल बनाया, वो पसंद किया लोगों ने, उसकी टीआरपी अच्छी रही। प्रकाश उदय जी क्या कह रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं? प्रकाश उदय जी अच्छा, धन्यवाद बोल रहे हैं। और बच्चों पर और वेब सीरीज पर एक अलग से कार्यक्रम करना होगा, क्योंकि बहुत विस्तृत इस पर बात होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत लंबा सब्जेक्ट चाहिए, और बच्चों को भी जोड़ना चाहिए, उसमें कुछ बच्चे भी रिप्रेजेंट करें बिल्कुल तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक आपटे जी का सवाल था जो मैं आखिरी सवाल के तौर पर यहाँ लूंगी कि आपके अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं राजीव जी? क्या नाम बताया आपने उनका? आपटे नीरजा आपटे जी हैं। नहीं, मेरे प्रोग्राम तो ठीक है, उनका नाम क्या है? नीरजा आपटे जी। आपके हाँ नीरजा जी नमस्कार, पूना से हैं, बहुत अच्छी कलाकार हैं नीरजा जी। हमारे आने वाले प्रोजेक्ट कोरोना के कारण रुके हुए थे और अब जुलाई में शुरू हो रहे हैं, और हमारी पूरी टीम अभी यहाँ पर मेरे प्रोग्राम को ये देख रही है लाइव, पूरी टीम देख रही है, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और बहुत जल्दी एक बेहतरीन शो 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। और इसके अलावा 4 प्रोजेक्ट हैं, चारों प्रोजेक्ट एक एक करके 1 बाय 1 हम आगे बढ़ाएंगे। एक साथ बनाने के लिए इतने बड़े प्रोड्यूसर्स हम लोग नहीं है कि 4-4 फिल्में एक साथ बने। एक सीरियल बनेगा, उसका प्रसारण शुरू होगा तो दूसरा शुरू करेंगे। ऐसे 4 प्रोजेक्ट हैं टोटल, उसमें वेब सीरीज भी है, एक शो है जो अभी शुरू होने वाला है 15 जुलाई से शूटिंग, उसके स्क्रिप्टिंग पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। इसके अलावा भी हमारे
जितने प्रोजेक्ट हैं वो एक एक करके चलेंगे। एपिक पर अभी सरोकार चल रहा था जो कोरोना कारण रुका, जो अगले हफ्ते से संभावना है पूरी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से नीरजा जी का जवाब तो मैंने दे दिया। और कोई अंतिम कुछ सवाल हो तो बताइए, वरना फिर विदा लेते हैं। जी कोई कोई फिलहाल अंतिम सवाल नहीं है, क्योंकि हमें एक और एपिसोड उसके लिए करना होगा। इधर नेटवर्क की भी थोड़ी दिक्कत होने लगी है। 1 घंटा हो चुका है कार्यक्रम को, और राजीव जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत विस्तार से आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे, और मैं मुझे तो चाहूंगी आपके कि आप सवाल अपनी पसंद का अच्छे लगे, आप हर विषय को आप पकड़ा है, सवाल अच्छे लगे। और आपके पुराने भी प्रोग्राम मैंने सब सुने हैं, तो विशेष धन्यवाद आपको कि आपने कुछ सिनेमा को लेके कुछ अलग हटके पूछा। सिर्फ कमी रहती समय की, बस और कुछ नहीं रहता। बोलते तो आप जितना चाहे बुलवाएंगे, हमें अच्छा लगता है। कई सारे कॉलेजों में जाके हम लोग बोलते हैं, कई स्टूडेंट्स के सामने बोलते हैं। आज हमें अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक शुक्रिया। जी और सर, जितने भी लोग राजीव हमारे जी साथी जुड़े, मैं धन्यवाद दूंगा। राजीव जी राजीव जी जाने से पहले आपकी पसंद का एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे। मैं खुद तो गाने में बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। आप मुझे एक जो सबसे ज्यादा पसंद है, कि जो मेरे साथ हुआ है, कि समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। और उसमें एक छोटा सा अंतरा या उसका वो आगे का हिस्सा है, कि रात कटेगी होंगे उजाले, और फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। क्योंकि ये जो कोरोना काल है, ये एक तरह से इसमें सभी लोगों ने, हम सब ने समझौते किए हैं। हम सब अपनी अपनी जिंदगी से भी समझौता करते हैं, और समझौता करते करते हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि उसी में एक लाइन है कि खुद संभलो, औरों को संभालो। तो वो चीज हमें आना चाहिए कि हम खुद भी संभलें, औरों को भी संभालें। चाहे कोरोना के मामले में सावधानी रखने की बात है, एकदम भीड़ बढ़ी है, वो भीड़ फिर वही करेगी तीसरी लहर। हम खुद तीसरी लहर को बोल रहे हैं, आओ तीसरी लहर हमारे पास आओ, आ बेल मुझे मार की तरह। ये सावधानी बरतें, हम अपनी जिंदगी में जो गलतियां हम कर चुके हैं, आगे वो गलतियां नहीं करें। मेरा पूरी जिंदगी संघर्ष की एक मिसाल है। अब उस संघर्ष को किताब के रूप में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आए, तो दूसरों को भी बताऊंगा कि भाई ऐसी गलतियां मत करना जो मैंने करी। तो बस यही गाना मेरे को पसंद है, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। और इसी के साथ में विदा लेना चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव जी आज कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत सारी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ आज जुड़े रहे, उन्होंने सक्रिय भागीदारी की, उन सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नमस्ते राजीव जी, नमस्ते दर्शकों, नमस्ते भारत कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलते हैं, नमस्कार, सायोनारा।